दोस्तों, आज मैं आपके लिए असुर सीजन 2 लेकर आया हूँ। पहले सीजन में हमने देखा कि कैसे एक बाप अपने ही बच्चे को गलत परवरिश देकर उसको असुर जैसा बना देता है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये बच्चा आगे चलकर दुनिया को विनाश की राह पर ले जाएगा। कुछ सीबीआई ऑफिसर्स असुर को रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन असुर को रोक पाना उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि असुर खुद को कली समझने लगा था और कली को सिर्फ कल्कि ही हरा सकता है। सीजन 2 में हम असुर के और भी ज्यादा भयानक रूप को देखने वाले हैं कि कैसे वो आम लोगों को बिना गलती किए ही मौत के घाट उतार देता है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ये बताने के लिए कि वो सभी लोग बनावटी जिंदगी जी रहे हैं। असुर उनको ये भी दिखाना चाहता है कि भगवान जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अब देखना यह है कि सीबीआई वाले असुर को कैसे रोकेंगे, इसलिए इस सीरीज को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अब तक इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, पहले जाकर उसको देखें, वरना यहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत 16 साल पीछे से होती है, जहां पर शुभ एक नदी के किनारे अपने 3 साथियों के साथ बैठा हुआ था। दरअसल ये तीनों लोग जेल से भागे हुए कैदी थे। फिर शुभ इन तीनों कैदियों में से एक कैदी को बहुत ही बुरे तरीके से मार डालता है, क्योंकि वो कैदी शुभ को अपना सारथी बनने के लायक नहीं लग रहा था। लेकिन बाकी के दोनों कैदी शुभ को भगवान की तरह पूज रहे थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर पुलिस थाने के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और ये सभी लोग शुभ को जेल से रिहा करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। दरअसल शुभ की केसर नाम से काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी और सभी लोग शुभ का पॉडकास्ट देखकर उसके अंध भक्त बन गए थे। दूसरी तरफ शुभ का लॉयर भी उसको जेल से रिहा करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। इस समय वहां पर शशांक भी मौजूद था। फिर वो हाई कोर्ट के जज साहब को कहता है कि अगर शुभ को आजाद कर दिया गया तो वो बाहर जाकर फिर से तबाही मचानी शुरू कर देगा, लेकिन शशांक के पास शुभ के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इसलिए जज साहब शशांक को कहते हैं कि अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर शुभ के खिलाफ कोई सबूत ले आते हो तो ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, और अगर नहीं ला पाए तो मुझे ना चाहते हुए भी शुभ को बेल देनी पड़ेगी। फिर शशांक वहां से बाहर आ जाता है। तभी शुभ भी बाहर आता है और शशांक को कहता है कि अभी तो कलयुग अपनी चरम सीमा पर जाने वाला है, जिसमें आप भी नहीं बचोगे। और इतना कहते ही पुलिस वाले उसको वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में हम धनंजय को देखते हैं, जो कि इस समय बुद्ध आश्रम में था। दरअसल शुभ के पकड़े जाने के बाद से धनंजय बुद्ध आश्रम में आकर रहने लगा और बाहर की दुनिया से पूरे तरीके से अलग हो गया। तभी एक दिन धनंजय परेशान बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक छोटा लड़का आता है और धनंजय उसको बताता है कि आज मैं थोड़ा परेशान हूँ। फिर वो लड़का धनंजय को समझाता है कि तुम्हें लोगों को माफ करना सीखना होगा, इसलिए तुम जिस पर भी गुस्सा हो उसको माफ कर दो। फिर धनंजय उस लड़के को बताता है कि मैं खुद से गुस्सा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अब तक बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। फिर वो लड़का धनंजय को कहता है कि फिर तो तुम्हें खुद को भी माफ कर देना चाहिए। और उस लड़के की बात सुनकर धनंजय बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़का बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी बातें बड़ी बड़ी कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं निसरत शुभ का फेस रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास नैना का फोन आता है और वो निसरत से निखिल के बारे में पूछती है। लेकिन निसरत को तो निखिल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि निखिल पिछले 2 दिनों से ऑफिस में ही नहीं आया था। फिर नैना निसरत को कहती है कि अगर कभी भी निखिल तुमसे बात करे तो उसको बोल देना कि नैना तुमसे डिवोर्स चाहती है, इसलिए जल्दी से आकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे। और इतना कहने के बाद नैना फोन काट देती है। तभी हम निखिल को देखते हैं। वो रिया के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ गया था और अपनी बेटी को भी भुला नहीं पा रहा था। फिर निखिल बाथटब में खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके पर वहां निसरत आ जाती है और निखिल को पानी से बाहर निकाल लेती है। अगर निसरत थोड़ा टाइम और लेट हो जाती तो आज वो निखिल को खो सकती थी। फिर निखिल निसरत के गले से लगकर बहुत रोता है और कहता है कि मुझे हर जगह पर रिया दिखाई देती है। फिर निसरत निखिल को संभालने की कोशिश करती है। तभी निखिल की फोन में किसी की लोकेशन का कोऑर्डिनेट आता है और उसको देखकर निखिल समझ जाता है कि वो खूनी खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ जब शशांक अपने ऑफिस में बैठा था तो वहां पर शिवानी चौधरी नाम की एक नई ऑफिसर आती है। दरअसल शशांक ने ही शिवानी को हायर किया था। फिर वो शिवानी से शुभ के केस के बारे में पूछता है और शिवानी बताती है कि इस वक्त ये केस बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। हमारे पास किसी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और इसी के साथ मुझे रसूल पर भी शक
शक है। मुझे लगता है कि इसी ने लोलार का मर्डर किया होगा। फिर रसूल का नाम सुनकर शशांक शिवानी को कहता है कि रसूल हम में से ही एक है और वो कभी भी लोलार का खून नहीं कर सकता। फिर वो शिवानी को रिया के कातिल स्वाति की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शिवानी रसूल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इसलिए जितना वो रसूल से दूर रहेगी इसके लिए उतना ही अच्छा है। दूसरी तरफ नैना भी अपने ऑफिस में बैठकर अभी भी स्वाति को ढूंढने के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि स्वाति ने नैना की बेटी का खून किया था। तभी नैना के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको स्वाति का एड्रेस मिल जाता है, जो कि इस समय एक एटीएम में थी। दूसरी तरफ सीबीआई अपने साथ पुलिस को लेकर एक बर्फ की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, क्योंकि निखिल के पास इसी बर्फ की फैक्ट्री की लोकेशन आई थी। फिर यहाँ की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर निखिल जाकर फैक्ट्री के ओनर से बात करता है और पूछता है कि क्या आपको कुछ दिनों से अपनी फैक्ट्री में कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। फिर फैक्ट्री का ओनर निखिल को बताता है कि सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है। फिर वो बताता है कि आज हमने बर्फ के कुछ नए स्टॉक बनाए हैं। फिर निखिल जल्दी से उन बर्फ के बड़े बड़े क्यूब्स को देखने के लिए चला जाता है। जब निखिल उस कमरे में थोड़ा और आगे जाता है तो उसको वहाँ बर्फ में जमी एक लाश नजर आती है, जिसके ऊपर वही मास्क लगा हुआ था जैसे उनको पहले मिली लाशों पर मिला था। दूसरी तरफ रसूल भी सीबीआई ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था। फिर वो चेस के बहाने किसी के साथ बात करने लगता है। अगले सीन में हम शुभ की टीम को देखते हैं, जो कि बांग्लादेश से सब कुछ ऑपरेट कर रही थी और आज रात 9 बजे वो फिर से कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी तरफ शिवानी नैना को पूछताछ करने के लिए सीबीआई ऑफिस में बुलाती है। फिर वो नैना से रिया के बारे में पूछती है और नैना भी उसको रिया के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी ऑफिस से जाते वक्त नैना के पास निखिल आता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन नैना अभी भी रिया को भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि निखिल की वजह से उसकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। फिर वो निखिल को डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि निखिल उस नई मिली लाश की ऑटोप्सी करने के लिए एक लैब में जाता है, जहाँ निसरत भी लाश की ऑटोप्सी करने में निखिल की हेल्प करती है। तभी ऑटोप्सी के वक्त निखिल उस बॉडी में से एक घड़ी निकालता है और देखता है कि ये घड़ी पूरे 9:05 पर रुकी हुई है और ये टाइम देखकर वो दोनों ही समझ जाते हैं कि जरूर शुभ कुछ और करने वाला है। फिर वो समझ जाते हैं कि केसर शुभ नहीं है, बल्कि शुभ तो कहीं और बैठा हुआ है और शुभ ने अपने नाम के कई सारे लोग छोड़ रखे हैं जो खुद को शुभ बताकर उसका काम करते हैं। फिर निखिल जल्दी से उस घड़ी को लेकर सीधा केसर के पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग आज रात 9 बजे क्या करने वाले हो। फिर केसर कहता है कि महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है और अब अगर मैं तुम्हें बता भी दूं फिर भी तुम उसको नहीं रोक पाओगे। फिर वो निखिल को ये भी बताता है कि दुनिया अब बदलने वाली है। फिर केसर शुभ को जो घड़ी मिली थी उसको तोड़ देता है और उसके अंदर से निखिल को एक रुद्राक्ष मिलता है। फिर रुद्राक्ष को देखते ही केसर बताता है कि शुभ हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम उसको समझ ही नहीं पा रहे। फिर निखिल सोच में पड़ जाता है और जल्दी से अपने सीनियर ऑफिसर शशांक के पास चला जाता है और बताता है कि हिंदू मैथोलॉजी में असुरों ने अपने 3 नगरों की रचना की थी और फिर भगवान शिव ने उन तीनों नगरों को तबाह कर दिया था। अब इस बात से एक बात क्लियर हो जाती है कि शुभ अब अलग अलग 3 लोकेशन पर हमला करने वाला है, इसलिए इनको वो तीनों लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। फिर निखिल आइडिया लगाता है कि अगर हमें उस बॉडी में से एक घड़ी मिल सकती है तो शायद हमें उस बॉडी में से और भी कई सारे एविडेंस मिल सकते हैं जो शायद हमें उस लोकेशन का पता लगाने में हेल्प कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं धनंजय जिस धर्मशाला में था वहाँ पर उसके नाम से एक पार्सल आता है। फिर जब धनंजय उस पार्सल को खोलकर देखता है तो उसमें उसको अपनी पत्नी संध्या की फोटो मिलती है। फोटो के पीछे शुभ ने धनंजय को उसकी एनिवर्सरी की बधाई भी दी हुई थी और ये देखकर धनंजय काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी नेक्स्ट डे धनंजय से मिलने के लिए नैना आती है और बताती है कि मैंने स्वाति को ढूंढ लिया है, इसलिए अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लेकिन धनंजय नैना की हेल्प करने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अब मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। धनंजय की बात सुनकर नैना धनंजय पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गए हो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को खोया है। फिर ये बात सुनकर धनंजय कहता है कि तुम अकेली नहीं हो जिसने अपनों को खोया है, बल्कि मैं भी मेरी वाइफ लोलार्क और बहुत सारे लोगों को खो चुका हूँ। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम और निखिल हो, मैं नहीं। और मैं वापस इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि मैं और लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। फिर नैना धर्मशाला से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नैना निखिल के साथ
बॉडी की ऑटोप्सी कर रही थी। तभी उस बॉडी के डेंटल एक्सरे से निखिल को पता चलता है कि इस आदमी ने 3 नए दांत इम्प्लांट करवाए थे। फिर नैना बताती है कि शायद शुभ ने उन तीनों दांतों में कुछ न कुछ सुराग छोड़ा होगा। फिर निखिल उस बॉडी के तीनों दांत निकाल लेता है और देखता है कि उन तीनों दांत में 3 अलग अलग लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। फिर वो उन कोऑर्डिनेट्स को लैब में लेकर आता है और उनको कंप्यूटर में फाइंड करने की कोशिश करता है। फिर पूरी सीबीआई टीम के सामने 3 नई लोकेशन आ जाती है। पहली लोकेशन मुंबई के एक मॉल की थी और दूसरी लोकेशन दिल्ली के एक हॉस्पिटल की थी। तीसरी लोकेशन बेंगलुरु के एक घर की थी जिसके अंदर 3 लोग रहते थे। फिर पुलिस जल्दी से उस आदमी के घर को सील कर देती है। अब निखिल अपनी टीम को लेकर उन लोकेशन पर तो पहुंच गया था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि शुभ किन 3 लोगों को निशाना बनाने वाला है। तभी थोड़ी ही देर बाद जब 9 बजते हैं तो बांग्लादेश में बैठी शुभ की टीम पूरे इंडिया के इंटरनेट को हैक कर लेती है। फिर इंटरनेट यूज कर रहे सभी लोगों की स्क्रीन पर मास्क शो होने लगता है। फिर अपने आप उसमें शुभ की वीडियो चलने लगती है और वो इंडिया वालों को बताता है कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है और अब मैं 3 लोगों को मारने वाला हूँ, इसलिए अगर तुम उनको बचाने के लिए अपने भगवान को बुला सकते हो तो बुला लो, लेकिन मुझे पता है कि उन तीनों में से किसी को भी बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर वो उन तीनों लोगों की वीडियो भी स्क्रीन पर चला देता है जो शुभ के अगले 3 टारगेट होने वाले थे। उन तीनों में से एक आदमी बेंगलुरु में था, दूसरा मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था और तीसरी माल में मौजूद एक लड़की थी। और देखते ही देखते वो तीनों लोग हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं और निखिल और उसकी पूरी सीबीआई की टीम बस देखती रह जाती है। इस समय ये सब कुछ धनंजय भी देख रहा था, इसलिए अब वो नैना की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि धनंजय ऐसा क्या करेगा ताकि शुभ पकड़ा जाए। सेकंड एपिसोड की शुरुआत फिर से 16 साल पीछे से होती है, जहां शुभ और उसके दोस्त साथी स्वामी निशुदानंद के पास जाते हैं, जो कि लोगों को जिंदगी के असली मकसद के बारे में बता रहे थे। तभी वहां पर शुभ भी पहुंच जाता है और स्वामी जी से बहुत सारी बातें करता है। फिर स्वामी जी उसको समझाते हैं कि तुम इस दुनिया को बदलने के लिए आए हो। फिर वो शुभ को अपनी धर्मशाला में रहने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर शुभ को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए शुभ भी उनके साथ रहने के लिए मान जाता है और अपने दोस्तों को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जाते जाते वो उनको कहता है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पूरे देश की सांसें रुकी हुई थी। हर तरफ न्यूज और सोशल मीडिया कल रात वाले हादसे को कवर कर रहे थे, जिसमें एक साथ 3 लोगों की मौत हो गई थी, वो भी अलग अलग जगह। अब पूरा देश सीबीआई पर ही सवाल उठा रहा था, क्योंकि उनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पाए। अगले सीन में हम देखते हैं निखिल और निसरत दोनों डॉक्टर की ऑटोप्सी कर रहे थे। वो डॉक्टर जिसको कल रात ही मारा गया था। इन लोगों को एक बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर शुभ ने 3 लोगों को एक साथ मारा कैसे होगा, वो भी हार्ट अटैक से, क्योंकि ये तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग जगह पर सेम तरीके से सेम मौत। और ऑटोप्सी करते वक्त भी उनको डॉक्टर की बॉडी में से कुछ भी अजीब नहीं मिला, ना ही जहर और ना ही हार्ट अटैक आने की वजह। फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हम शिवानी को देखते हैं, जिसको अभी भी लग रहा था कि लोलार को रसूल ने ही मारा होगा, जरूर वो कुछ छुपा रहा है। फिर वो सभी से छुप छुपा कर रसूल की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब धनंजय और नैना ने भी स्वाति के ठिकाने को ढूंढ लिया था और फिर वो दोनों उसके घर के बाहर पहुंचकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और उसका फोन भी हैक कर लेते हैं। तभी स्वाति के पास शुभ का फोन आता है और बाहर बैठे धनंजय और नैना भी उनकी सारी बात सुन लेते हैं। शुभ स्वाति को बोल रहा था कि मैं सीबीआई पर अंदर और बाहर दोनों जगह से नजर रख रहा हूँ। और ये बात सुनने के बाद धनंजय और नैना बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनको एक बात तो साफ पता चल गई थी कि उनकी सीबीआई टीम में कोई तो ऐसा आदमी है जो शुभ को सारी खबर दे रहा है। फिर धनंजय और नैना स्वाति के घर पर चले जाते हैं और उसको एक कुर्सी से बांध देते हैं। फिर वो उसको टॉर्चर करके शुभ के बारे में पूछते हैं, लेकिन स्वाति उनको कुछ भी नहीं बताती। अब इस बात पर शुभ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी धनंजय के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है। फिर धनंजय जब फोन उठाता है तो वो देखता है कि सामने से शुभ बोल रहा है। फिर शुभ धनंजय को धमकी देता है कि तुम जिस सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो वो अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तुम बस सच्चाई के रास्ते पर चलते रह जाओगे और इतने में मैं सभी को मार डालूंगा। जिस समय शुभ अपनी बकबक कर रहा था, उसी समय धनंजय स्वाति के गले पर एक नुकीली चीज से हमला कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर धनंजय शुभ को धमकी देता है कि अब से तुम्हारे सभी लोगों का यही हशर होने वाला है। फिर जाने से पहले धनंजय स्वाति के चेहरे पर शुभ का मास्क लगा देता है और उसकी इंडेक्स फिंगर भी गायब कर देता है, ताकि पुलिस को ये लगे कि स्वाति को शुभ ने मारा है। अगले सीन में हम देखते हैं, जिस धर्मशाला में धनंजय रुका हुआ था वहाँ पर पूजा के बाद एक लड़का बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसी धर्मशाला में रहने वाला एक छोटा सा लड़का आता है जिसका नाम अनंत है और वो उस बेहोश हुए लड़के को पानी पिलाता है।
फिर जैसे ही वो अनंत के सिर पर हाथ रखता है उस लड़के को होश आ जाता है। दूसरी तरफ निखिल और निसरत दोनों को पता चलता है कि तीनों मर्डर के बीच में एक चीज कॉमन है और वो थी कि उनके दिल में पीस मेकर डले हुए थे। दरअसल पीस मेकर उन लोगों के दिल में लगाए जाते हैं जिनको हार्ट की दिक्कत होती है ताकि उनकी हार्ट बीट सही तरीके से काम करती रहे। और हैरान करने वाली बात यह थी कि तीनों की बॉडी में लगे पीस मेकर एक ही समय में खराब हो गए और इसी कारण उनकी मौत हो गई। फिर पीस मेकर्स को चेक करने पर निखिल को पता चलता है कि किसी ने एक साथ इन तीनों पीस मेकर्स को हैक किया हुआ था। फिर निसरत निखिल को बताती है कि पीस मेकर सिर्फ 20 फीट की दूरी से ही हैक किए जा सकते हैं। फिर निखिल जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर वाले सिक्योरिटी कैमरास को चेक करता है जिसके अंदर उनको एक आदमी दिखाई देता है जिसने अपनी जेब में हाथ डाला हुआ था। और जिस समय उसने अपनी जेब में हाथ डाला और डॉक्टर के हार्ट अटैक आने में सिर्फ एक ही सेकंड का फर्क था, इसलिए निखिल समझ जाता है कि इसी आदमी ने डॉक्टर के पीस मेकर को हैक करके बंद कर दिया था। फिर निखिल अपनी टीम को उसी आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ धनंजय नैना को कहता है कि अब तुम्हें इस केस से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारी भी जान को खतरा है। लेकिन नैना धनंजय को साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो अपनी बेटी के कातिल को किसी भी हालत में ढूंढना चाहती है। फिर धनंजय नैना को अपने ऑफिस में लेकर आता है और वहाँ पर उसके साथ एक प्लान बनाता है कि मैं शुभ की जन्मभूमि बनारस जाऊंगा क्योंकि किसी भी आदमी के फ्यूचर का पता उसके पास्ट से ही लगता है। फिर धनंजय बनारस चला जाता है और वहाँ पर जाकर उसी थाने में जाता है जहाँ पर शुभ बंद था। फिर धनंजय थाने में जाकर वहाँ पर बैठे पुलिस वाले से इस जेल में मौजूद सभी कैदियों के रिकॉर्ड मांगता है, लेकिन सामने बैठा पुलिस वाला धनंजय को रिकॉर्ड देने से इनकार कर देता है और कहता है क्यों आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो। फिर धनंजय उस पुलिस वाले को बाहर ले जाता है और उसको पीने के लिए एक सिगरेट देता है। जब पुलिस वाला उस सिगरेट को पी रहा था तो धनंजय बातों ही बातों में उस पुलिस वाले को कहता है कि मैंने मेरे सीबीआई के करियर में बहुत सारे केस इन्वेस्टिगेट किए हैं, लेकिन एक केस बहुत ही ज्यादा अलग था। उस केस के अंदर खूनी ने एक आदमी की सिगरेट में कुछ जहर की बूंदे डालकर उसको मार दिया था। अब जब तक वो आदमी सिगरेट पीता रहा तब तक तो वो जिंदा रहा, लेकिन जैसे ही सिगरेट खत्म हुई ठीक उसी वक्त उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। अब धनंजय की बात सुनकर पुलिस वाला काफी घबरा जाता है और डर कर धनंजय को रिकॉर्ड्स दे देता है। फिर रिकॉर्ड्स को चेक करने पर धनंजय को पता चलता है कि जेल में आग लगने की वजह से शुभ समेत 3 और लोग मारे गए थे और उसी दिन जेल के अंदर आग बुझाने के लिए काफी सारे फायर फाइटर्स भी आए थे। शायद शुभ और उसके साथी उन्हीं के कपड़े पहनकर जेल से भाग गए और खुद की जगह पर उन फायर फाइटर्स को मारकर उनकी बॉडी को जला दिया। फिर धनंजय ये भी आइडिया लगाता है कि जरूर शुभ और उसके साथी नदी के रूट से भागे होंगे क्योंकि सड़क से भागने में उनको काफी खतरा था। फिर धनंजय नैना को कहता है कि अब तुम उन सभी आदमियों को ढूंढो जिनकी मौत जेल में आग लगने वाले दिन हुई थी। फिर नैना थोड़ी ही देर में एक ऐसे आदमी को ढूंढ लेती है जिसकी मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन शुभ भागा था और पुलिस को उसकी डेड बॉडी नदी के पास मिली थी। नैना की बात सुनकर धनंजय समझ जाता है कि ये आदमी शुभ का साथी था जिसका नाम जगदीश मुंडे था क्योंकि आर्टिकल में मिली फोटो और जेल में मिली उस भागे हुए कैदी की फोटो बिल्कुल सेम थी। दूसरी तरफ निखिल भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी उसके पास निसरत का फोन आता है और वो बताती है कि हमें स्वाति की लाश मिल गई है। इसलिए निखिल जल्दी से निसरत के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो निसरत के कंप्यूटर में स्वाति की कुछ तस्वीरें देखता है जो कि उसके मर्डर के बाद ली गई थी। उसको देखकर निखिल समझ जाता है कि ये काम शुभ का नहीं है क्योंकि शुभ के मारने का पैटर्न बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे स्वाति को मारा गया है। फिर निखिल ये बात नैना को भी बता देता है कि स्वाति को किसी ने मार दिया है। फिर नैना कहती है ये तो अच्छी बात है क्योंकि अब हमारी बेटी को इंसाफ मिल गया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एकदम ठीक हुआ क्योंकि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। लेकिन नैना निखिल को ये बिल्कुल भी नहीं बताती कि ये खून धनंजय ने किया है। फिर नैना अपने घर के अंदर आ जाती है और निखिल वापस अपने ऑफिस में चला जाता है। लेकिन तभी उसके पास उसकी थेरापिस्ट आती है और कहती है कि तुम काफी वक्त से थेरापी नहीं ले रहे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें सीबीआई से कुछ वक्त के लिए बाहर करवा दूंगी क्योंकि तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें अभी और थेरापी की जरूरत है। फिर थेरापिस्ट की बात सुनकर निखिल उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप ये बात किसी को भी ना बताएं और इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद थेरापिस्ट निखिल की बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नैना धनंजय को बताती है कि इंटरनेट से मुझे पता चला है कि उस हॉस्पिटल में काफी वक्त से संतोष मुंडे नाम का एक आदमी आ रहा था जो कि एक फायर फाइटर था और इस समय संतोष मुंडे बनारस के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट है। नैना की बात सुनकर धनंजय समझ जाता है कि संतोष मुंडे जगदीप मुंडे का भाई है और उसने ही उन चारों को जेल से भगाने में हेल्प की थी। फिर धनंजय जल्दी से उसी हॉस्पिटल में चला जाता है जहां पर संतोष मुंडे एडमिट था। फिर वहां पर जाकर वो संतोष मुंडे से जगदीश मुंडे के बारे में पूछता है, लेकिन संतोष मुंडे उसको कुछ भी नहीं बताता।
फिर धनंजय उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर देता है, जिसके कारण उसका दम घुटने लगता है। फिर वो देखता है कि संतोष मुंडे किसी गोपाल नाम के आदमी का नाम ले रहा है। फिर जाने से पहले धनंजय उसका ऑक्सीजन फिर से चालू कर देता है। दूसरी तरफ सीबीआई को भी उस आदमी का नाम पता चल जाता है जो उस दिन हॉस्पिटल के बाहर मिला था। उस आदमी का असली नाम है पुष्कर जौहरी, और साथ में उनको ये भी पता चलता है कि ये आदमी सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में पहले अंदर जा चुका है। फिर वो उसकी करंट लोकेशन पता करते हैं। फिर जैसे ही उनको पुष्कर की करंट लोकेशन पता चलती है, निखिल अपनी टीम को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। फिर वहां जाकर निखिल देखता है कि उस रूम में रिया की बहुत सारी पेंटिंग्स टंगी हुई है, और ये देखकर निखिल काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। तभी एक पुलिस वाले को उस रूम में इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान एक लैपटॉप और एक फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर मिलता है। फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर को देखकर निखिल समझ जाता है कि इसी आदमी ने डॉक्टर के पीसमेकर के साथ छेड़खानी करके उसको जान से मारा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर पीसमेकर को हैक करने के लिए ही बनाया जाता है। फिर निखिल रसूल को उस घर में मिला लैपटॉप देता है और उसका डाटा रिकवर करने के लिए कहता है। जब रसूल डाटा रिकवर कर रहा था तो ऐन मौके पर वो लैपटॉप खराब हो जाता है। फिर रसूल के पास खड़ी ईशानी को शक हो जाता है कि लैपटॉप को रसूल ने ही खराब किया है, लेकिन उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं पाती। तभी निखिल उस घर की लाइट्स ऑफ कर देता है, और जैसे ही निखिल दीवार पर यूवी लाइट्स मारता है तो देखता है कि दीवार पर कुछ हिंदू मिथोलॉजी से जुड़ी बातें लिखी हुई है, और ठीक उसके नीचे एक लोकेशन का कोऑर्डिनेट भी लिखा हुआ है। दूसरी तरफ समर निखिल को बताता है कि हमें एक और कैदी की फोटो मिली है जो शुभ के साथ जेल से भाग गया था। फिर जब निखिल उस आदमी की फोटो देखता है तो वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी जिसको धनंजय ने जेल के अंदर मारा था, और उसी आदमी का असली नाम ओम पांडे था। तभी धनंजय देखता है कि जगदीश मुंडे और ओम पांडे दोनों ही शुभ के साथी थे जो कि अब मारे गए हैं, और अब सिर्फ एक ही आदमी को ढूंढना है जिसका नाम है बलबीर। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत 12 साल पीछे से होती है। तभी हम देखते हैं कि शुभ अभी भी उसी आश्रम में रुका हुआ था जहां पर निशिदानंद उसको लेकर आए थे। अब यहाँ पर रहते हुए उसको काफी साल हो गए थे, और अब तक स्वामी निशिदानंद भी बूढ़े हो गए थे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। फिर वो शुभ को बुलाकर उसको कहते हैं कि अब से तुम्हें ही इस आश्रम को संभालना होगा, लेकिन शुभ इस आश्रम को संभालने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये आश्रम नहीं बल्कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। और इतना कहने के बाद शुभ उनको जहर वाला पानी पिलाकर मार देता है। वो सिर्फ स्वामी जी को ही नहीं मारता बल्कि उनके साथ वहाँ पर मौजूद 22 और लोगों को जहर देकर मार डालता है और खुद वहां से भाग जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। आज सीबीआई को पानी में से एक और डेड बॉडी मिली थी। फिर निखिल देखता है कि इस लड़की की मौत आज से 10 दिन पहले हुई थी, क्योंकि बहुत वक्त तक पानी में रहने की वजह से ये बॉडी पूरे तरीके से गल गई थी। इस समय शिवानी भी निखिल के साथ वहीं पर मौजूद थी। फिर वो निखिल को कहती है कि मुझे रसूल पर शक है, जितना वो जमीन के ऊपर है उतना ही वो जमीन के नीचे भी है, इसलिए हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। फिर वो दोनों सीबीआई ऑफिस में वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एटीएफ वाले आते हैं जिनका हेड पॉल नाम का एक लड़का था। दरअसल होम मिनिस्ट्री ने असुर वाले केस को सीबीआई से लेकर एटीएफ को सौंप दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि सीबीआई को ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा और लोगों की लगातार मौत भी हो रही है, इसलिए अब से सीबीआई वालों को एटीएफ के नीचे काम करना पड़ेगा। फिर एटीएफ ऑफिसर पॉल सभी ऑफिसर्स को बताता है कि आज से हम हमारे नए सीक्रेट ऑफिस में काम करने वाले हैं, और फिर वो सभी को अपने नए सीक्रेट ऑफिस में भी ले जाता है। पॉल बताता है कि हमें किसी भी हालत में केसर के खिलाफ कोई न कोई एविडेंस तो ढूंढना ही होगा, क्योंकि अगर हमें कोई एविडेंस नहीं मिला तो केसर जेल से रिहा हो जाएगा और हमारी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए अब हमें और सावधानी से काम करना होगा। दूसरी तरफ धनंजय और नैना दोनों शुभ के पॉडकास्ट को देख रहे थे। तभी धनंजय देखता है कि एक 777 सैम नाम का यूजर कुछ पैटर्न में कमेंट कर रहा है, और उनको देखकर नैना धनंजय से कहती है कि जरूर ये यूजर उनकी ही किसी कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है। फिर नैना उन सभी के स्क्रीनशॉट ले लेती है ताकि बाद में वो उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके। फिर नैना के फोन काटने के बाद समर धनंजय को मैसेज करके बताता है कि हमें गोपाल के बारे में पता चल गया है, वो संतोष का ब्रदर इन लॉ है और प्रयागराज में ही रहता है। फिर धनंजय गोपाल से मिलने के लिए प्रयागराज चला जाता है। फिर वो वहाँ के एक आश्रम में जाता है जहाँ पर उसको गोपाल के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक आदमी बताता है कि मैं शुभ को जानता
बताता हूँ। वो एक बहुत ही होनहार लड़का था जिसको स्वामी निशिदानंद अपने आश्रम में लेकर आए थे, जो कि हरिद्वार में है। फिर इतना सब पता चलने के बाद धनंजय जल्दी से उसी आश्रम में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर धनंजय एक आदमी से शुभ के बारे में पूछता है। फिर वो आदमी बताता है कि शुभ धनंजय का बहुत ही खास था, लेकिन एक दिन इस आश्रम के बहुत सारे लोग मारे गए और उसके बाद शुभ भी वहां से चला गया। फिर धनंजय उस आदमी से पूछता है कि जब वो लोग मरे थे तो उनमें से कोई जिंदा भी बचा था क्या? फिर वो आदमी बताता है हाँ, एक लड़की बची थी जिसका नाम वृंदा श्रीवास्तव है और फिलहाल वो दिल्ली में नवकर कला केंद्र में काम करती है। फिर धनंजय जल्दी से समर के पास फोन करता है और उसको जल्दी से जल्दी दिल्ली के नवकर कला केंद्र पर जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम अनंत को देखते हैं जिसने बौद्ध आश्रम में एक लड़के की जान बचाई थी। इस समय वो बस से कहीं जा रहा था, तभी वो बस को रुकवाकर नीचे उतर जाता है और सभी को कहता है कि आगे खतरा है, लेकिन वो सभी लोग अनंत को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी ऐन मौके पर उनके आगे से पहाड़ टूटने लगता है और ये सब देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर आज अनंत ने बस को नहीं रुकवाया होता तो बस में मौजूद सभी लोग मारे जाते। फिर वो सब लोग अनंत को भगवान मानने लगते हैं और उसकी फोटोज को इंटरनेट पर भी डाल देते हैं। अब हर जगह अनंत की ही बात हो रही थी और सब लोग उसको भगवान का अवतार बोल रहे थे। दूसरी तरफ एटीएफ ऑफिस में सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि केसर ने अपना केस जीत लिया था और अब वो जेल से आजाद भी हो गया। केसर का आजाद होना पूरी की पूरी एटीएफ टीम के लिए खतरे की घंटी थी। फिर पॉल निसरत को कहता है कि हमें उस केसर के खिलाफ फेक एविडेंस को इम्प्लांट करना होगा। पहले तो निसरत इस काम के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि वो लीगली शुभ को पकड़ना चाहती थी, लेकिन बाद में निसरत को ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने केसर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं ढूंढा तो केसर और ये केस उनके हाथ से निकल जाएगा। फिर सीबीआई को जो बॉडी पानी में मिली थी उसकी रिपोर्ट के वक्त निसरत रिपोर्ट में लिख देती है कि इस औरत की मौत 3 महीने पहले हुई थी और इस लाश के पास केसर का डीएनए भी मिला है। तभी थोड़ी देर बाद निखिल पॉल और निसरत के पास आता है और कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर पॉल कहता है मैं लीगली काम कर लेता अगर तुम शुभ को पकड़ने में कामयाब हो जाते। फिर पॉल की बात सुनकर निखिल थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शुभ को लीगली पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगले सीन में हम देखते हैं धनंजय वृंदा श्रीवास्तव से मिलने के लिए नवकर कला केंद्र पहुंच जाता है और देखता है कि वृंदा आंखों से अंधी है। फिर जब धनंजय वृंदा से शुभ के बारे में पूछता है तो वृंदा बताती है कि उस आश्रम में शुभ ने मेरा बहुत साथ दिया था। जब तक शुभ मेरे साथ था तब तक मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अंधी हूँ। वो मेरी आंखों की तरह काम किया करता था, लेकिन एक दिन शुभ एकदम से गायब हो गया और उसके बाद मुझे वो कभी भी नहीं मिला। फिर धनंजय वृंदा को कहता है कि तुम जिस शुभ के बारे में बात कर रही हो वो शुभ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने बहुत सारे लोगों का खून किया है। लेकिन जब वृंदा शुभ के बारे में बुरा भला सुनती है तो वो धनंजय को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर जाते जाते धनंजय वहां पर रखी हुई शुभ की लिखी हुई किताब देखता है और उस किताब को अपने साथ ले जाता है। वो किताब ब्रेली भाषा में लिखी हुई थी, जो खासकर अंधे लोगों के लिए ही लिखी जाती है। फिर वो नैना के पास फोन करता है और बताता है कि हमें जो शुभ के पॉडकास्ट और मैसेज के अलग अलग पैटर्न मिले थे वो शायद ब्रेली भाषा के पैटर्न थे, इसलिए तुम जल्दी से उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो। फिर नैना भी जल्दी से अपने काम पर लग जाती है। अगले सीन में हम निखिल को देखते हैं, जो कि इस समय ऑटोप्सी लैब में था। वहां पर निखिल और निसरत दोनों स्वाति की बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे थे। स्वाति की बॉडी पर काफी सारे टॉर्चर के निशान भी थे और उनको देखकर निखिल निसरत को बताता है कि स्वाति को किसी और ने अपने मतलब के लिए टॉर्चर किया है। शुभ भला ऐसा काम क्यों करेगा? मुझे लगता है कि स्वाति के मर्डर के पीछे किसी और आदमी का हाथ है, क्योंकि ये मर्डर इस तरीके से किया गया है ताकि हम लोगों को लगे कि इसको शुभ ने मारा है। दूसरी तरफ ईशानी रसूल के घर के बाहर खड़ी थी और उस पर नजर रखे हुए थी। तभी थोड़ी देर बाद रसूल बाहर आता है और फोन पर किसी से बात करने लगता है। फिर ईशानी जब रसूल के पास फोन करती है तो रसूल के पास ईशानी की कॉल ही नहीं आती। ये देखकर ईशानी समझ जाती है कि रसूल के पास कोई और फोन भी है। फिर ईशानी रसूल के जाने का इंतजार करती है और जैसे ही रसूल वहां से जाता है तो ईशानी चुपके से उसके घर में घुस जाती है। तभी उसको रसूल के घर में एक लाइटर मिलता है और उसको देखकर वो सोचती है कि रसूल तो कभी सिगरेट पीता ही नहीं, फिर ये लाइटर यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ईशानी लाइटर को बड़े ही ध्यान से देखती है और उसको पता चलता है कि ये लाइटर नहीं बल्कि एक पेन ड्राइव है। फिर ईशानी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है तो अचानक से उसके सामने रसूल आ जाता है और रसूल को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो मौका संभालते हुए रसूल को कहती है कि मैं तो तुम्हारे पास किसी काम से आई थी
लेकिन तुम अपने घर पर थे ही नहीं। फिर रसूल ईशानी को वापस अपने घर पर ले जाता है। इस समय ईशानी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। फिर वो रसूल को चाय बनाने के लिए भेज देती है और पीछे से रसूल की कुछ किताबें चेक करने लगती है जिनके अंदर बहुत सारे असुरों की तस्वीरें बनी हुई थी। उन पेंटिंग्स को देखकर ईशानी और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी रसूल आकर ईशानी को बताता है कि लोलार्क सर की मौत के बाद मेरी थेरेपी चल रही है और तब से मेरे सपनों में ऐसे ऐसे असुर आ रहे हैं। इसलिए मेरे थेरापिस्ट ने मुझे सलाह दी कि मैं मेरे मन के जितने भी थॉट्स किताबों में लिखूंगा उतना ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसी ड्राइंग बनाता रहता हूँ। फिर ईशानी काम का बहाना बनाकर रसूल के घर से चली जाती है। फिर अपने घर जाकर ईशानी उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाती है तो देखती है कि पूरी की पूरी पेन ड्राइव उसकी फोटोज और वीडियोज से भरी हुई है। ये देखकर ईशानी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि आखिर रसूल मुझ पर नजर क्यों रखे हुए है। दूसरी तरफ निखिल धनंजय से मिलता है और कहता है कि हमें स्वाति की बॉडी मिल गई है और उसकी ऑटोप्सी से पता चला है कि स्वाति को शुभ ने नहीं मारा बल्कि तुमने मारा है। निखिल की बात सुनकर धनंजय कहता है कि स्वाति को उसके कर्मों का फल मिला है। फिर निखिल कहता है कि शुभ भी तो यही चाहता है कि सब लोग अपनी सच्चाई का रास्ता छोड़कर उसके ही जैसे बन जाएं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। फिर निखिल वहां से चला जाता है जिसके बाद धनंजय वापस से अपने ऑफिस में आ जाता है। अब तक नैना ने भी उन मैसेजेस को डिकोड कर लिया था जो कि शुभ के पॉडकास्ट में आए हुए थे। उन मैसेजेस को डिकोड करने पर उनको पता चलता है कि शुभ के अगले टारगेट की मौत अश्विनी नक्षत्र के दिन होगी। फिर धनंजय नैना को कहता है कि ये बात तुम्हें सीबीआई से छुपा कर रखनी होगी, लेकिन नैना ये बात सीबीआई से नहीं छुपा पाती और अननोन नंबर से शशांक को उसके बारे में सारी खबर दे देती है। फिर शशांक जल्दी से ये बात अपनी टीम को बताता है और कहता है कि नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि अश्विनी नक्षत्र वाले दिन एक और अटैक होने वाला है। इस समय वहां पर रसूल भी खड़ा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये बात इनको कैसे पता चल गई। इसलिए रसूल जल्दी से अपनी कार में जाता है और अपने पास रखा हुआ हिडन फोन निकालकर अपनी टीम को मैसेज कर देता है और उनको अपने प्राइवेट पोर्टल भी बंद करने के लिए कहता है। तभी नैना देखती है कि जिस पोर्टल की हेल्प से वो शुभ के अगले टारगेट का पता लगा रही थी उन पोर्टल्स का पासवर्ड चेंज हो गया है, जिसके कारण उसके हाथ से उस पोर्टल का एक्सेस चला गया। ये बात धनंजय को भी पता चल जाती है। फिर वो समझ जाता है कि नैना ने ये बात सीबीआई को बता दी है और इसी वजह से शुभ को भी भनक लग गई। फिर वो नैना पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे और लोगों की जान खतरे में पड़ गई। तभी समर धनंजय को बताता है कि हम फिर से उस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं, हमें बस शुभ के किसी आदमी का फेस स्कैन करना होगा और हमारे पास शुभ का एक आदमी है और वो है केसर। फिर थोड़ी देर बाद धनंजय नैना और समर को रणविजय नाम के एक एक्स रो एजेंट से मिलवाता है जो कि उनकी केसर को ढूंढने में हेल्प करेगा। तभी हम देखते हैं कि केसर जब से आजाद हुआ है उसकी आजाद होने की खुशी पूरा देश मना रहा था, लेकिन एटीएफ टीम केसर की पल पल की खबर रखे हुए थी। फिर नेक्स्ट डे पोल को केसर को पकड़ने के लिए अरेस्ट वारंट भी मिल जाता है, लेकिन जब पोल अपनी टीम के साथ केसर के घर पर जाता है तो वो देखते हैं कि केसर अभी की अभी अपने घर से गाड़ी लेकर निकला है। ये देखकर पोल और उसकी टीम केसर की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाने पर एक ट्रक पोल और उसकी टीम का रास्ता ब्लॉक कर देता है, लेकिन केसर की गाड़ी पहले ही वहां से निकल चुकी थी। फिर पोल जल्दी से उस ट्रक को साइड में करवाता है और थोड़ा आगे जाने पर उनको केसर की गाड़ी भी मिल जाती है। फिर वो जल्दी से केसर की गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लेते हैं तो वहां पर उनको केसर नहीं बल्कि कोई और ही आदमी मिलता है। ये देखकर पोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि केसर उनकी नाक के नीचे से भाग गया था। तभी हम केसर को देखते हैं। दरअसल जब पोल की गाड़ी के आगे ट्रक आया था उस वक्त केसर ने अपनी गाड़ी को किसी दूसरे आदमी की गाड़ी के साथ बदल दिया और पोल को चकमा देकर वहां से भाग गया, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी केसर की गाड़ी को रोक लेती है। उस गाड़ी में से कुछ मास्क मैन निकलते हैं और केसर को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। दरअसल ये काम धनंजय ने ही करवाया था, इसी ने केसर को किडनैप किया है। दूसरी तरफ एटीएफ ऑफिस में शशांक पोल पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि जैसे तुमने कहा था मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, लेकिन फिर भी केसर तुम्हारे हाथों से निकल गया। उस समय वहां पर निखिल भी था। तभी उसको याद आता है कि ईशानी काफी वक्त से गायब है और फिर वो अपनी टीम के पास फोन करके ईशानी के बारे में पूछता है, लेकिन ईशानी का फोन काफी वक्त से बंद आ रहा था। दरअसल ईशानी को भी अगवा कर लिया गया था और इस समय उसके गले में फांसी का फंदा डाला हुआ था। वहां पर ईशानी के साथ एक और लड़की भी थी और इसी ने ईशानी को अगवा किया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट से। तभी हम देखते हैं कि प्रयागराज की सेंट्रल लाइब्रेरी में डॉक्टर राव नाम का एक प्रोफेसर अपने 2 आदमियों के साथ एआई बोट पर रिसर्च कर रहा था,
जिस एआई बोट को ये लोग बनाना चाहते थे उसको बनाने का उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा था। उस समय वहाँ पर शुभ भी मौजूद था। फिर वो उनके पास आता है और कहता है कि इस काम में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर प्रोफेसर शुभ की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि आखिर ये लड़का उनकी टेक्निकल दुनिया में क्या ही उखाड़ लेगा। फिर प्रोफेसर शुभ से एक टेक्निकल सवाल पूछते हैं जिसका शुभ बहुत ही आसानी से जवाब दे देता है और उसकी इस नॉलेज को देखकर प्रोफेसर शुभ से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। दरअसल शुभ का पहले से ही प्रोफेसर के साथ काम करने का प्लान था और इसी प्लान के चलते उसने प्रोफेसर के असिस्टेंट को भी मरवा दिया था, जिस वजह से प्रोफेसर को नए असिस्टेंट की जरूरत थी और अब शुभ ने उसकी जगह ले ली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम ईशानी को देखते हैं। ईशानी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी, लेकिन तभी ईशानी के पास रसूल की वीडियो कॉल आती है और वो ईशानी को कहता है कि मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। फिर वो ईशानी को बता देता है कि लुलार्क को भी मैंने ही मारा था क्योंकि उसको भी मेरे ऊपर शक हो गया था। तभी ईशानी के पास खड़ी औरत उसके पाँव के नीचे से कुर्सी हटा देती है और रस्सी से लटकने की वजह से ईशानी का दम घुटने लगता है। लेकिन इतने में ईशानी के घर के नीचे निखिल भी पहुंच जाता है और वो जैसे ही ईशानी के घर के अंदर आता है तो देखता है कि ईशानी रस्सी से लटकी हुई है और उसकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हो रही। फिर निखिल ईशानी को नीचे उतार लेता है और देखता है कि ईशानी की मौत हो चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पूरी की पूरी एटीएफ टीम भी पहुंच जाती है। तभी निखिल शशांक को कहता है कि ईशानी मेरी वजह से मरी है। अगर मैंने पहले ही उसकी बात मान ली होती कि रसूल शुभ के साथ मिला हुआ है तो ईशानी आज जिंदा होती। इतने में रसूल भी वहाँ पर आ जाता है। फिर रसूल को देखकर निखिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। अब वो रसूल को मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ ऑफिसर्स निखिल को रोक लेते हैं और वहाँ से बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ धनंजय केसर के मुंह के ऊपर से मास्क उतारता है। पहले तो धनंजय केसर से अश्विनी नक्षत्र के बारे में पूछता है, लेकिन केसर उनको कुछ भी नहीं बताता, बल्कि कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अश्विनी नक्षत्र के बारे में बता दिया फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर धनंजय केसर का मुंह वहाँ पर लगे कंप्यूटर की तरफ कर देता है। जैसे ही कैमरा केसर के चेहरे को डिटेक्ट करता है उसके कंप्यूटर में बंद पड़ा पोर्टल फिर से चालू हो जाता है जो कि पहले शुभ ने बंद करवा दिया था। लेकिन इस पोर्टल में अश्विनी नक्षत्र के बारे में बहुत सारे अलग अलग पोर्टल खुल जाते हैं। फिर नैना धनंजय को कहती है कि हम इन सभी पोर्टल्स में से रियल पोर्टल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है। लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और उसके सारे कंप्यूटर भी हैक हो जाते हैं। तभी उनके कंप्यूटर में शुभ कनेक्ट हो जाता है और वो धनंजय को फिर से किसी हरिवंश नाम के आदमी का बायोडाटा दिखाता है और कहता है कि अगर तुम इसको बचा सकते हो तो बेशक बचा लो। फिर धनंजय शुभ को कहता है मुझे नहीं पता कि ये आदमी बच पाएगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। फिर धनंजय की इतनी बात सुनते ही शुभ अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले सीन में हम अनंत नाम के उसी छोटे लड़के को देखते हैं जो अब इंटरनेट पर काफी ज्यादा फेमस हो गया था। इस वजह से लोग उसको भगवान मानने लगे थे। फिर एक दिन उनके पास एक आदमी और औरत आते हैं क्योंकि इनका लड़का गायब हो गया था। ये लोग अनंत से कुछ हेल्प मांगने के लिए आए थे ताकि अनंत उनका बच्चा ढूंढने में उनकी हेल्प कर सके। फिर अनंत कुछ वक्त तक भगवान में ध्यान लगाता है और उसके बाद अपने साथ पुलिस को लेकर एक झोपड़ी के पास चला जाता है। जब पुलिस उस झोपड़ी की तलाशी लेती है तो उस वक्त उनको वो गायब हुआ बच्चा मिल जाता है। अब एक बार फिर से अनंत ने अपने काम से दुनिया को हिला दिया था और अब पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ अनंत की ही बात हो रही थी। अब लोग अनंत को कल्कि का अवतार मान रहे थे। दूसरी तरफ निखिल नैना को फोन करके ईशानी की मौत के बारे में सब कुछ बता देता है और रसूल के बारे में भी बता देता है। फिर नैना ये सारी बात धनंजय को बता देती है और कहती है कि ईशानी की मौत हो गई है और निखिल ने मुझे ये भी बताया था कि ईशानी को लुलार्क की मौत का शक रसूल पर था। नैना की बात सुनकर धनंजय नैना को रसूल का सारा बायोडाटा निकालने के लिए कहता है क्योंकि उसका पास्ट जानने पर ही उनको रसूल के बारे में सब कुछ पता चल सकता था। फिर नैना रसूल के अब तक का सारा बायोडाटा चेक करती है जिसमें उसको कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आता। अब धनंजय समझ जाता है कि रसूल ने अपनी सारी डिटेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन की है। फिर धनंजय नैना को कहता है कि तुम हरिवंश की डिटेल एटीएफ को भेज दो क्योंकि फिलहाल हम रसूल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर धनंजय अपना मन बना लेता है कि मैं वृंदा के पास जाकर शुभ के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ निखिल भी रिया लुलार्क और ईशानी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था, लेकिन निसरत निखिल को समझाती है कि उनकी मौत में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, तुम्हें खुद को दोषी ठहराना बंद करना होगा। और ईशानी का सपना था कि वो रसूल की सच्चाई सबके सामने लाए और यही अब तुम्हारा भी सपना होना चाहिए। अब तुम्हें कुछ भी करके रसूल की सच्चाई सभी के सामने लानी है। अब निखिल निसरत की बात को अच्छे से समझ जाता है। दूसरी तरफ शशांक के पास फिर से एक अननोन ईमेल आती है और ये
ईमेल किसी और ने नहीं बल्कि नैना ने ही की थी और नैना एटीएफ को हरिवंश के बारे में बता देती है। फिर शशांक पोल को हरिवंश की सिक्योरिटी पर लगा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शुभ हरिवंश को मार डाले। फिर पोल हरिवंश की सिक्योरिटी के लिए उसको अपने साथ एटीएफ ऑफिस में लेकर जाता है। फिर वहां पर ले जाकर हरिवंश से पूछताछ की जाती है, लेकिन हरिवंश की बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी हो। दूसरी तरफ धनंजय वृंदा के पास जाता है और कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने उस आश्रम के सभी लोगों को जहर देकर मार दिया था और अगर तुम भी वहां पर होती तो वो तुम्हारी भी जान ले लेता। फिर वो वृंदा को बताता है कि शुभ आने वाले अश्विनी नक्षत्र वाले दिन एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, इसलिए तुम्हें शुभ के बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बता दो। फिर वृंदा भी धनंजय को शुभ के बारे में बताने के लिए मान जाती है और कहती है कि शुभ हमेशा असुरों के बारे में ही बात किया करता था। वो कहता था कि असुर भी भगवान के बराबर होते हैं और आश्रम से जाने से पहले शुभ काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था और वो हर वक्त किसी प्रोफेसर की बात किया करता था। फिर धनंजय वृंदा से उस प्रोफेसर का नाम पूछता है, लेकिन वृंदा को प्रोफेसर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब धनंजय वहां से जाने लगता है तो उसके पास रणविजय की कॉल आती है और वो बताता है कि हमें रसूल के 2 एड्रेस मिले हैं। फिर धनंजय रणविजय को उस एड्रेस पर जाकर पता लगाने के लिए कहता है। फिर रणविजय फौरन अपने साथी को साथ लेकर रसूल के एड्रेस पर चला जाता है, लेकिन वहां पर बैठा उसका पड़ोसी बताता है कि रसूल का परिवार तो बहुत वक्त पहले ही दुबई चला गया था। फिर वो ऑफिसर उसको रसूल की तस्वीर दिखाता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि ये रसूल नहीं है। अब रणविजय समझ जाता है कि जरूर रसूल शुभ का तीसरा साथी बलवीर होगा जो शुभ के साथ जेल से भागा था। दूसरी तरफ निसरत निखिल को बताती है कि उस औरत की बॉडी का डीएनए मैच कर गया है जो हमें पानी में मिली थी। उसका नाम शालिनी है जो कि उसी पीस मेकर कंपनी में काम किया करती थी। अब निखिल समझ जाता है कि शालिनी और हरिवंश का आपस में कोई ना कोई लिंक है, क्योंकि शुभ ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला रहा। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर शालिनी की दोस्त भी आ जाती है। तभी निखिल उससे शालिनी के बारे में पूछता है। फिर वो लड़की बताती है कि शालिनी ने आज से 6 महीने पहले अपनी जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी आ गई। उसका एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था जिसका नाम अर्जुन भल्ला है और वो एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। फिर पोल फौरन अर्जुन भल्ला के पास जाता है और उससे शालिनी के बारे में पूछता है। अर्जुन पोल को बताता है कि शालिनी और मेरे बीच में अफेयर चल रहा था, लेकिन मैंने शालिनी का खून नहीं किया क्योंकि उस वक्त मैं किसी काम से अमेरिका में था और मेरी उसके मरने से करीब 2 हफ्ते पहले बात हुई थी। फिर अर्जुन पोल को अपनी कॉल हिस्ट्री दिखाता है और कुछ दूसरे प्रूफ्स भी दिखाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि अर्जुन बिल्कुल बेकसूर है। फिर सारी बातें जानने के बाद पोल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नैना शालिनी के कंप्यूटर का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर वो निखिल को बताती है कि शालिनी के लैपटॉप में मुझे कुछ अजीब एआई एल्गोरिथम मिले हैं जो कि इलीगल कामों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नैना की बात सुनकर निखिल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि शुभ किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। फिर निखिल और निसरत दोनों ही बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास जाते हैं ताकि वो लोलार की वाउंड एनालिस्ट रिपोर्ट को चेक कर सके। उस रिपोर्ट में लोलार को किसी और गन से मारने की बात लिखी हुई थी, लेकिन हकीकत में लोलार को उसकी खुद की सर्विस गन से मारा गया था। ये सब देखकर निखिल को साफ साफ पता चल जाता है कि रसूल ने अपनी गवाही में जो कुछ भी बोला था वो सब झूठ था। दूसरी तरफ धनंजय को भी बलवीर सुबेर के माँ बाप मिल जाते हैं और जब धनंजय उनको रसूल की फोटो दिखाता है तो वो दोनों अपने बेटे बलवीर को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि बलवीर छोटी ही उम्र में घर छोड़कर चला गया था। अब धनंजय को पक्का विश्वास हो गया था कि रसूल ही बलवीर है। फिर वो निखिल और बाकी की एटीएफ टीम से मिलने के लिए जाता है और वहां जाकर शशांक को रसूल और बलवीर की डीएनए रिपोर्ट देता है। धनंजय बताता है कि रसूल और बलवीर की डीएनए रिपोर्ट 100% मैच कर रही है, लेकिन तभी निखिल भी शशांक को बताता है कि रसूल की गवाही भी गलत थी। लोलार का मर्डर मशीन गन से नहीं बल्कि उसकी खुद की सर्विस गन से हुआ था। फिर दोनों की बातें सुनने के बाद शशांक रसूल को पकड़ने का ऑर्डर देता है। फिर जब वो रसूल को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो ना ही अपने ऑफिस में मिलता है और ना ही अपने घर में। अब एटीएफ टीम समझ जाती है कि रसूल यहाँ से भाग गया है। दूसरी तरफ निसरत अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसके पास दिल्ली हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको पता चलता है कि उसकी मॉम आईसीयू में एडमिट है। इसलिए निसरत जल्दी से अपनी मॉम से मिलने के लिए ऑफिस से निकल जाती है। दूसरी तरफ धनंजय के पास रसूल का फोन आता है। धनंजय रसूल को कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम रसूल नहीं बल्कि तुम बलवीर हो, लेकिन तभी रसूल धनंजय को कहता है
कि तुम्हारी एक बहुत ही खास साथी की जान खतरे में है, अगर तुम उसको बचा सकते हो तो बचा लो। और इतना कहते ही रसूल फोन काट देता है। फिर धनंजय जल्दी से निसरत को फोन करता है। उस वक्त निसरत अपनी गाड़ी में बैठ रही थी। फिर धनंजय निसरत को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। उस समय निसरत की गाड़ी में एक और औरत छुपी हुई थी और वो तुरंत ही निसरत को बेहोश कर देती है। और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों, मैं इसके अगले 4 एपिसोड कल ही लेकर हाजिर हो जाऊंगा, इसलिए अगर आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय।